हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल आप शांत भाव से कर ही रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। ये जो हमारे करंट अफेयर्स की क्लास है, ये डेली हमारी 7 AM पर आती है। ठीक है, कभी कभी किसी कारणवश यदि लेट हो जाती है तो हम उसे कोशिश करते हैं उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की। ठीक है, तो ये हमारी डेली की क्लास है जो मॉर्निंग में 7 AM पर आपको मिलती है। तो ये जो आज की हमारी क्लास है ये है आपकी, आज है 15 जुलाई और आज की क्लास हम कवर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो मलाला दिवस है वो हम कब मनाते हैं आपको पता है? ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को जो मलाला है, यूसुफ, इनका पूरा नाम है मलाला यूसुफजई और इनका जन्म दिवस होता है। अब क्या है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, 12 जुलाई को इनका जो मलाला यूसुफजई हैं, इनके जन्म दिवस पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा मलाला डे घोषित किया गया है। ठीक है, मलाला डे। ये कौन है? ये जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, ये महिलाओं के लिए वर्क करती हैं। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को ही मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका ये जो मलाला दिवस है ये मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2013 से। देखिए, ये मलाला यूसुफजई जो हैं ये नोबेल अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। महिला या पुरुष दोनों में ही ये सबसे कम उम्र की हैं। ये जब 17 वर्ष की थी, वर्ष 2014 में ये मात्र 17 वर्ष की थी जब इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया था। और इन्हें कंबाइंड रूप से मिला था। ये पाकिस्तान से हैं और इनके साथ मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, जो इंडिया के हैं। इन दोनों को साथ में कंबाइंड रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जस्टिस गुरमीत सिंह संध्रावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? बात हो रही है जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो गुरमीत सिंह संधावालिया को जो चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो देखिए, क्या कहते हैं, गुरमीत सिंह जो संधवालिया हैं, इससे पहले ये कहाँ के थे? पंजाब और हरियाणा के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है संजीव सचदेवा। ये संजीव सचदेवा जो है उनका स्थान लेंगे। ठीक है, इनके अलावा हाल ही में किन चीफ जस्टिस की नियुक्ति हुई है एक बार देख लेते हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं वो बने हैं जस्टिस सुशील नागू। उसके बाद बात करते हैं झारखंड हाईकोर्ट के जो 15वें चीफ जस्टिस बने हैं, उनका नाम है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, ये भी फिलहाल में हमारे चीफ जस्टिस बने हैं हाईकोर्ट्स के। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस संस्था द्वारा डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल इकोनॉमी जो रिपोर्ट है 2024 ये आपकी जारी की गई है अंकटाड द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, तो इन्होंने ये डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 जारी की है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो अंकटाड है, अंकटाड द्वारा ये डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की गई है। देखिए, अंकटाड में कुछ लोग क्या है इसके फुल फॉर्म एक वो कर नहीं पाते हैं क्रैक, लेकिन इसको क्या है आपने 2-3 बार रिवाइज करना है तो आपको लर्न हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए, इस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो इंटरनेट यूजर्स की संख्या है वो वर्ष 2005 में केवल 1 बिलियन थी। ठीक है, जो 2023 में बढ़कर 5.4 बिलियन हो गई। अब देख लीजिए वो कितने गुना हो गई है। अब इसके कुछ फैक्ट्स, फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब आप देखिए जो डिजिटाइजेशन एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस है, ये रिपोर्ट बताती है क्या है इससे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2020 में जो आईसीटी है यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके क्षेत्र में 1.5 से लेकर 3.2% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन हुआ है, उसके लिए ये जिम्मेदार रहा है। दूसरी बात क्या है, ई वेस्ट में वृद्धि हुई है। ई वेस्ट में वृद्धि मतलब जो ऑनलाइन बायर्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि के कारण 2010 से लेकर 12 तक यानी इस दशक में डिजिटलाइजेशन से जुड़े जो अपशिष्ट हैं
जो वेस्टेज है उसमें 30% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। और ये इस पूरे वेस्ट की बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो ग्लोबल लेवल पर ये 10.5 मिलियन टन को पार कर गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाइए और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए तथा एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समर्थन कीजिए। ठीक है, अब आप इस आंकड़े इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी ट्रांजिशन है। 2010 के ये आंकड़े हैं, 2015 के और 2020 के जरा आंकड़े देखिए। ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या है, इलेक्ट्रीफाइड ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, सस्टेनेबल मटेरियल है, इलेक्ट्रीफाइड हीट है, एनर्जी स्टोरेज, न्यूक्लियर, ये वो चीजें हैं। देखिए ये जो इतना आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये ग्रीन से बिल्कुल ऊपर वाला है और यही है जो हमारे आंकड़े को दर्शाता है कि इससे किस किस चीज पर इफेक्ट पड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। TDF यानी प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड योजना का संबंध किस संगठन से है? तो इसे हम शॉर्ट में कहेंगे TDF। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का जो संबंध है वो है आपका DRDO से, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से इसका संबंध है। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है, DRDO ने जो TDF योजना है उसके तहत 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है और इनका उद्देश्य क्या है? इनका जो उद्देश्य है आर्म्ड फोर्सेस और एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर्स की जो जितनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में ये नए उद्योग को बढ़ावा देगा और बात करें MSME एंड स्टार्ट के बीच जो इनोवेशन है उसको ये प्रोत्साहित करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो जो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है आपका WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है क्या ये मेडिकल डिवाइस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसमें क्या होगा, इसमें 2301 यानी 2301 तरह की मेडिकल डिवाइसेस की जानकारी है। ठीक है, जिसकी ये वैश्विक पहुंच प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, विभिन्न तरह की जो बीमारियां हैं उनके निदान, उनके उपचार के लिए मेडिकल डिवाइसेस के चयन, खरीद और उपयोग के लिए निर्णय लेने में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, ये WHO ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, यानी इसे हम शॉर्ट में कहेंगे गेन्स 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है आप बताइए? पर्यटन को बढ़ावा देना, साक्षरता को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना या शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना? हाँ, तो इसका सही आंसर है आपका शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। देखिए जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संजय सेठ, इन्होंने 10 जुलाई 2024 को कोलकाता में क्या किया है, GRSE एक्सीलरेट इनोवेटिंग नर्चरिंग स्कीम यानी गेम्स का शुभारंभ किया है। ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्थित ये GRSE कि इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो शिपयार्ड चुनौतियों का समाधान करना है और MSME और स्टार्टअप के माध्यम से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप नोट ही कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो देखिए कृषि नेतृत्व की हम बात कर रहे हैं तो किस राज्य को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा, वो भी बागवानी में? क्या सिक्किम को, नागालैंड, केरल या त्रिपुरा? तो देखिए ये जो क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा है बागवानी में, ये दिया गया है आप नागालैंड। ठीक है, तो आपको पता है अभी हाल ही में नई दिल्ली में ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है ये आयोजित किए गए थे, ये अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें नागालैंड को तो हमने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दे ही दिया है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो महाराष्ट्र है उसको कृषि नेतृत्व अवार्ड पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो जो महाराष्ट्र है इसको तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कृषि नेतृत्व बागवानी में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वो किया है नागालैंड ने। ठीक है, तो दोनों ही राज्यों को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। ये जो अवार्ड है आपको पता है कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं, हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन है ये जिसके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं और ये अवार्ड किसको दिए जाते हैं, स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिए जाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने उमलिंगला, देखिए इस दर्रे का नाम याद रखिए, उमलिंगला दर्रे पर मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उमलिंगला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? उमलिंगला दर्रे की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए ये अब स्थित है आपका लद्दाख में, ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है। उमलिंगला जो दर्रा है इस पर इन्होंने 100 किलोग्राम का जो मैक्स टेक ऑफ है वेट इस पे रखा इन्होंने 100 किलोग्राम का, और मानव रहित ये ये जो वाहन है इसका इन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, ये जो दर्रा है आपको पता है ये ईस्टर्न लद्दाख यानी पूर्वी लद्दाख में ये स्थित है, और इसकी जो हाइट है ये 19,024 फीट है। ये जो दर्रा है यहीं पर BRO ने एक मोटरेबल सड़क बनाई है। ठीक है, यहीं पर जो जो सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है तो ये आपको BRO ने बनाई है, और ये उमलिंगला पर बनाई है, और उसकी हाइट भी 19,000 तक है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची सड़क है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, तो आपका वो दिन कौन सा है? 28 जून, 27 जून, 26 जून या 25 जून? तो देखिए वो दिवस है आपका 25 जून। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। अब देखिए ये संविधान हत्या दिवस घोषित क्यों किया गया है? देखिए क्या हुआ था 25 जून 1975 को, उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इन्होंने इमरजेंसी लागू की थी पूरे देश में। तो देखिए वो जो इमरजेंसी थी आपको मैं बता दूं वो पर्सनल फायदे के लिए लागू की गई थी। पूरे देश में इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, और वो अपने अकॉर्डिंग इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और वो इमरजेंसी मतलब अपने अनुसार अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए, अपने आप को फिर से उस इलेक्शन में लाने के लिए, फिर से सत्ता में लाने के लिए, ये पर्सनल फायदे के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। इस इमरजेंसी का पूरे देश में पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन क्या है इमरजेंसी लग चुकी थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। आपको पता है जब इमरजेंसी लग जाती है तो बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, कोई दो लोग भी एक साथ नहीं खड़े हो सकते। प्रिंट उस समय जो प्रिंटिंग प्रेस थी उस पर भी पाबंदी लग गई थी कि क्या छपना है क्या नहीं छपना है, वो भी परमिशन से ही होता था। तो मतलब बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उस समय लागू हो गए थे देश में। तो उस समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में ये पर्सनल फायदे के लिए लगाई गई थी, जिसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। तो इसी दिन की स्मृति में संविधान हत्या दिवस सरकार ने घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। CRPC की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं? तो देखिए ये है CRPC की धारा 125। CRPC की धारा 125 के तहत जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं ये अपने पति से गुजारा भत्ता, ठीक है, यानी इसे हम कहते हैं सिक एलिमनी, इसे मांग सकते हैं। एलिमनी इसे हम कहते हैं, तो ये अपने पति से मांग सकते हैं। तो देखिए ये जो फैसला दिया है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और अपने एक फैसले में उन्होंने ये कहा है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं ये सेक्शन 125 के तहत अपने पति से एलिमनी की मांग कर सकते हैं, और एलिमनी के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन्हें ये गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थी आपकी एक इम्पोर्टेंट क्लास, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कवर करें, अपनी क्लासेस कवर करें, जो छूटी हुई क्लासेस हैं हम उन्हें जल्दी कवर करके जल्दी से अपलोड करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से आपके लिए कवर करें। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल पर तो बने ही रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।